जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दोस्तों जलवायु। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चैप्टर के बारे में दोस्तों। तो चूंकि हम लोग जो हैं जो चैप्टर्स को जो है रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस की सहायता से, तो आप लोग को ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज हम लोग बात करेंगे जलवायु चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भाई जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है। इसके अंदर हम लोग कई सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम लोग समझेंगे इसके अंदर ICT जेट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, फिर जेट प्रवाह समझेंगे, फिर भारतीय मानसून को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। कोपन ने जो है कोपेन की सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो भी कैसे डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चंस की सहायता से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम रिवीजन करेंगे जलवायु चैप्टर का, प्लस में रिवीजन करने का जो हमारा तरीका है वो है क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करके, क्वेश्चंस को डिस्कस करके जो है हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को जो है बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ फिर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों 1 नंबर वाले सवाल से, क्योंकि जलवायु चैप्टर से जो है 1 नंबर के कई सारे सवाल आप लोगों से MCQ में पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका क्या है दोस्तों? पहला सवाल जो है वो बात करता है कि भाई भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भी बताना है कि भारत के अंदर वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका द्रास। द्रास जो है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? तो आपका जो न्यूनतम, कम से कम जो टेम्परेचर यहाँ चला जाता है वो चला जाता है आपका -40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कितना टेम्परेचर चला जाता है? -40 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है दोस्तों? द्रास है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग, अगला सवाल जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है कि भाई उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। भाई उत्तर जो पश्चिमी है, आप लोग को डायरेक्शन के बारे में पता है उम्मीद करता हूँ, तो उत्तर पश्चिमी बोल रहा है दोस्तों। तो हम लोग को पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है दोस्तों, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। तो क्या बोला है? क्या बोला है कि उत्तर पश्चिमी। तो ये आपका उत्तर है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, तो ये है आपका उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम। तो यानी कि इस वाले एरिया की बात कर रही है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है भैया? जो आपका, जिसके अंदर आपका रीजन आता है, आपका उत्तर पश्चिमी में कौन सा रीजन आता है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी में आपका रीजन आता है आपका राजस्थान आता है दोस्तों, पंजाब आता है आपका। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर आपका हरियाणा वाला एरिया आता है। तो इस वाले रीजन के अंदर जो है ठंड पड़ने का कारण क्या है? तो भैया यहाँ पर ठंड पड़ने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये कैसे होता है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि भैया जो आपका मेडिटेरियन सी है, वहाँ से कई सारी ठंडी हवाएं जो होती हैं वो भारत के अंदर क्या करती हैं दोस्तों? भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, भारत के अंदर जो है प्रवेश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप लोग देखते हो कि ठंड के अंदर भी जो है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो है बारिश होती है। तो वो इसी के कारण होती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वो भारत के अंदर प्रवेश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? बारिश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पूर्व का वह कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होता है। यानी कि जो है आपका मानसून आने से पहले क्या होता है कि भैया वो कौन सा तूफान है जो है कहवा की जो कृषि होती है, कहवा यानी कि जो पेय पदार्थ है उसको, यानी कहवा का मतलब कॉफ़ी एक तरह से आप लोग समझिए। ठीक है, कॉफ़ी के फसल के लिए, पेड़ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उस बारिश को बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। ये कहाँ पर होता है आपका? ये आपका दक्षिण भारत के अंदर होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के अंदर कॉफ़ी कौन से राज्यों के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा कि भाई कॉफ़ी के लिए जो है जो बारिश चाहिए होती है, उस बारिश को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। ठीक है, यह फूलों वाली बौछार। अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है और कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसके पीछे? तो देखिए, जाड़े के आरंभ में, यानी कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है भैया? तो हम लोग को पता है कि भाई तमिलनाडु के अंदर जो है कौन से कारण जो है सर्दियों में वर्षा होती है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहाँ पर जो है मानसून कब आता है दोस्तों? तो सर्दियों के अंदर मानसून आता है। ये आपका तमिलनाडु है दोस्तों। तो सर्दियों के अंदर कौन से मानसून से बारिश होती है? तो हम लोग को पता है भारत के अंदर 2 मानसून है। कितने मानसून है दोस्तों भारत के अंदर? भारत के अंदर जो है 2 मानसून है। एक तो आपका है, आपका कौन सा है दोस्तों? एक दक्षिणी पश्चिमी है जो यहाँ से जो है भारत के अंदर प्रवेश करता है।
इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून मानसून बोलते हैं, जो आपका जो है जून से शुरू हो जाता है। और दूसरा जो मानसून है उसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी मानसून। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो बारिश कौन से मानसून की वजह से होती है, सॉरी उत्तरी पूर्वी मानसून। तो कौन सी बारिश की वजह से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत आपकी होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आपकी अक्टूबर से। कब से होती है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर से जो है उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर जो है बारिश करने के दो मौसम है, भारत के अंदर दो मानसूनों के अंदर बारिश होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, जो आपका जो है जून से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, जून से। और सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, केरला के अंदर प्रवेश करता है, मालाबार तट के ऊपर प्रवेश करता है। फिर धीरे धीरे जो है पूरे भारत के अंदर ये फैल जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मानसून है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा मानसून दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है। तो यहाँ से जो मानसून आता है ना, वो तमिलनाडु के तटों पर बारिश करता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये सवाल तो पक्का आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि भाई भारत में कौन सा स्थान सर्वाधिक बारिश वाला वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है भारत के अंदर। तो हम लोग को पता है भाई, मेघालय। मेघालय का जो चेरापूंजी उसके अंदर मासिन राम जगह है, वहां पर क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है आपका मेघालय दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेघालय के अंदर तीन कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है जिसकी वजह से जो है मेघालय बहुत फेमस है। तो ये आपका मेघालय दिख रहा है दोस्तों, मैं दूसरा तो ये आपका मेघालय हो गया। तो मेघालय के अंदर जो है मासिन राम जगह है। क्या है दोस्तों, मासिन राम जगह, जहाँ पर जो है बहुत बारिश होती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिन राम के अंदर होती है। तो याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल क्या आपसे पूछ सकता है, कोपेन वाला, कि भाई कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार हैं। तो भैया उन्होंने किस आधार पर जो है भारत को कई सारे जलवायु कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो क्या आधार माना भैया, तापमान, टेम्परेचर एवं वृष्टि के मासिक मान। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो एस प्रकार की जलवायु का मतलब होता है कोरोमंडल तट पर, यानी कि जो तमिलनाडु के अंदर जलवायु पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, केरल के तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व की स्थानीय तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं। यहाँ वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायक करती है। देखिए, ऊपर हम लोगों ने बात किया कि भाई कॉफी को जो है पेड़ों को बड़े होने के लिए, कॉफी के जो फल को जो है ग्रोथ करने के लिए कौन सी बारिश जरूरी होती है, तो चेरी ब्लॉसम। कौन सी, चेरी ब्लॉसम, ये कॉफी के लिए जरूरी है। और इसी तरह से जो है दक्षिण भारत के अंदर आमों को पकने के लिए जो है कौन सी बारिश की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आम्र वर्षा, यानी कि जो आम को पकने में मदद करे उस मानसून को आम्र वर्षा बोला जाता है। और जो कॉफी को पकने में मदद करे या कॉफी के फल को पकने में मदद करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगला सवाल क्या पूछ सकता है आपसे कि चूंकि इस चैप्टर का नाम जलवायु है तो इसके अंदर मानसूनी हवाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर, जो बहुत खतरनाक और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें क्या कहलाती हैं। जब वो पवनें चलती हैं तो अपने साथ क्या लेके चलती हैं दोस्तों, बहुत सारी बारिश लेके चलती हैं। कहाँ पर, असम वाले क्षेत्र के अंदर और बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर। ये आपका असम हो गया दोस्तों, ये आपको बंगाल वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन हवाओं को बोला जाता है काल बैसाखी की हवाएं। ठीक है, तो आप लोगों से पेपर में पूछ लेगा कि भाई काल बैसाखी की हवाएं जो है कौन सी रीजन के अंदर चलती हैं। तो काल बैसाखी की जो हवाएं आपकी असम और बंगाल के अंदर चलती हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई उत्तरी मैदान में पंजाब में बिहार तक चलने वाली, ठीक है, उत्तरी मैदान में पंजाब और बिहार तक चलने वाली शुष्क, बिल्कुल ड्राई और गर्म और पीड़ादायक पवनें क्या कहलाती हैं दोस्तों। तो हम लोग को पता है कि गर्मियों के टाइम पे चलती है, इसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ चलती है इसको एक बार देख लीजिए आप लोग मैप पे। ये देख लीजिए, आप लोग एरो दिख रहे हैं ना, ये रेगिस्तान से जो है हवाएं चलती है, सारा रेगिस्तान से, या फिर जितनी भी आपके ये अरब देश के रेगिस्तान है यहाँ से हवाएं, बिल्कुल सूखी हवाएं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। भारत के कौन से एरिया के अंदर प्रवेश करती हैं, आपका पंजाब के अंदर प्रवेश करती है, फिर धीरे हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार तक ये हवाएं चली जाती हैं। ठीक है, इसी हवाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं हवाओं को बोला जाता है लू। क्या बोला जाता है दोस्तों, लू। ठीक है, जिसके अंदर लोग बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एमसीक्यू से भी हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर लिया इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग के बड़े जो है आपके जो है 3 नंबर 4 नंबर में जो सवाल आपके फ्रेम हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल आएगा कि भाई भारतीय मौसम तंत्र को, यानी कि जो आपका इंडिया का वेदर है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसको इम्पैक्ट डालते हैं उसके ऊपर। तो देखिए भैया, सबसे पहले जो इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं वो आपकी होती हैं दाब तथा वायु धरातलीय वितरण, यानी कि प्रेशर और हवाएं किस तरह से चल रही हैं। तो कहीं के भी मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो प्रेशर होता है और हवा होती है दोस्तों, एयर होता है, एयर का प्रेशर होता है। ठीक है, अगला
कि भाई ऊपरी वायु परिसंचरण और वायु राशियों का अंतर प्रवाह यानी जेट प्रवाह, कि भाई उस क्षेत्र के अंदर जेट प्रवाह और जो है वायु परिसंचरण किस प्रकार से है, तो उससे भी जो है वहाँ का मौसम जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद भी अगला क्या पॉइंट हो सकता है दोस्तों कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ तथा वर्षा ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा भी जो है किसी के मौसम को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या ये रीजंस है किसी भी भारत के जो है मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले। क्या क्या, पहले तो भैया आपका आएगा वायु दाब, वायु तथा दाब, उसके बाद में ऊपरी वायु परिसंचरण, उसके बाद में क्या आएगा शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये तीन चीजें जो है भारतीय मौसम को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला जो सवाल है ये तो आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश जिसको बोलते हैं हम लोग आईसी, ठीक है, ITCZ, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग ITCZ, यानी कि आई का मतलब होता है इंटर, टी का मतलब होता है ट्रॉपिकल, सी का मतलब होता है कन्वर्जेंस और जेड का मतलब होता है जोन। तो ये क्या है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले जो है इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझते हैं, फिर आप लोग को जो है मैं मैप की सहायता से समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, भूमध्य रेखा के निकट वह कटिबंध है जहां उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में क्या करती है, मिलती हैं। अब देखिए आप लोग इसको एक बार देखिए, ग्लोब को देखिए, ये हमारी अर्थ है दोस्तों। तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है 0 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे जाती है। इसके नॉर्थ में दोस्तों हम लोग को पता है कि ट्रेड विंड चलती है। क्या चलती है दोस्तों, ट्रेड विंड चलती है। देखिए ट्रेड विंड है सारे, ठीक है, ये ट्रेड विंड है आपकी, ठीक है, ये ट्रेड विंड है आपकी चलती हैं। इसी तरह से साउथ के अंदर भी जो है दोस्तों साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के जो है आपकी 25 डिग्री के बीच में जो है ट्रेड विंड चलती हैं। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये ट्रेड विंड जो है नॉर्थ वाली ट्रेड विंड और साउथ वाली ट्रेड विंड जो है आपस में क्या होती है दोस्तों, ये आपस में इनका कन्वर्जेंस होता है। ये लोग जो है इनका कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, ये जो है आपस में ऐसे ऊपर उठने लग जाती हैं दोस्तों। तो इसी से जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये क्या बन जाता है, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। वो एरिया जिस एरिया में दो हवाएं आपस में आकर क्या कर रही है, मिल रही हैं और वो ऊपर उठने लग जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, ITCZ बोलते हैं। और क्या है, और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं इनकी साथ स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि हम लोग को पता है भाई साल में जो है सूरज की किरणें जो होती हैं वो नॉर्थ के अंदर पड़ती हैं, फिर जैसे जैसे होती है फिर सूरज की किरणें कहाँ पड़ने लग जाती हैं दोस्तों, साउथ के अंदर पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ के अंदर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो नॉर्थ एरिया के अंदर क्या आएगा, आपका गर्मी होने लग जाता है। जैसे कि भारत के अब धीरे धीरे अब जो भारत का जो सन का रेज है धीरे वो कहाँ शिफ्ट होने लग जाएगा, अब साउथ के अंदर शिफ्ट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया के अंदर क्या आने लग जाएगा दोस्तों, ठंडी आने लग जाएगी। ठीक है, और अब फिर किधर शिफ्ट हो जाएगा सन की रेस, वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो आपका दक्षिणी महाद्वीप वाला एरिया है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध वाला जो एरिया है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सूरज की किरणें अगर उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ेंगी तो जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर शिफ्ट करती है, और जब हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ITCZ। सूर्य की किरणों के साथ इसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जहां सूर्य की किरणें पड़ती है वहां पर परिवर्तन होता है। इसकी स्थिति उत्तर में कर्क रेखा के निकट, ठीक है, उत्तर में हम लोग को पता भैया ट्रॉपिक ऑफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउथ के अंदर क्या है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर उसके अंदर क्या है दोस्तों, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसी के बीच में जो है ये सारी ITCZ की जो घटना है वो होती रहती है। उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में इसकी स्थिति जो होती है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। ठीक है, हाँ, और जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ITCZ की वजह से क्या है, भारत के अंदर मानसून भी आता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका ITCZ, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो सूर्य की किरणों के हिसाब से जो है वो अभिसरण करती रहती हैं। ठीक है, अपना क्षेत्र बदलती रहती हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ITCZ, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई जेट प्रवाह क्या है। ठीक है, जेट प्रवाह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको देखिए जेट प्रवाह के बारे में। तो देखिए, क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ लगभग, हम लोग को पता है कि भाई हमारे वातावरण के अंदर कई सारे जो है मंडल बना रखे हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, जेट प्रवाह बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में
शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के टाइम पे अत्यंत ये बहुत लाभकारी वर्षा वाली पश्चिमी विक्षोभ को भारत में जाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। ठीक है, भारत के अंदर जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है ना, मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया कि भाई सर्दियों के अंदर जो है भारत के अंदर बारिश होती है, जो इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो जेट प्रवाह के कारण ही ये हवाएं जो है भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है जी, भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है दोस्तों। ये जेट प्रवाह जो है जेट प्रवाह की हवाओं की वजह से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं वो भारत के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। उसके बाद में दोस्तों और देखिए, और इसकी वजह से भारत के अंदर बारिश होती है। जेट स्ट्रीम में अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण यही विक्षोभ भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। हम लोगों ने बात कर लिया। इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है आपका, ठीक है, उत्तरी जो है पूर्वी मानसून जो है, तो जेट प्रवाह इधर से भी बहता है दोस्तों। याद रखिएगा, जेट जो हवाएं होती हैं वो दोनों तरफ से बहती हैं, ईस्ट से भी बहती हैं और वेस्ट से भी बहती हैं। तो सर्दियों के टाइम पे जो है ये इस तरह से प्रवेश करती है, भारत के अंदर जो है बारिश वगैरह लेके आने का प्रयास करती है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका जेट प्रवाह। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है जेट प्रवाह के बारे में समझ में आ गया होगा, जेट स्ट्रीम जिसको बोला जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कि भारत के अंदर जो मानसून है, ठीक है, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया था कि भारत के अंदर दो प्रकार का मानसून पाया जाता है। एक तो आपका पाया जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, और नॉर्थ ईस्ट मानसून पाया जाता है। ठीक है, तो और इसकी विशेषताएं समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भारतीय मानसून की कौन कौन सी विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता है कि भैया ऋतु के अनुसार क्या है, हवा की दिशाओं में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में मानसून पवनों का अनिश्चित तथा अनियमित होना है, कि भैया यहाँ पर मानसून पवनें जो हैं अनिश्चित हैं और अनियमित हैं। ठीक है, संदिग्ध हैं, कभी भी चलने लग जाती हैं। मानसून पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नताएं होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एक रूप प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मानसून, भारत की मानसून की जो हवाएं हैं, विशेषताएं, उसके बारे में। आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भाई मानसून प्रस्फोटक से आप क्या समझते हैं। मानसून प्रस्फोटक क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती है, यानी कि अगर हवाओं के अंदर जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती हैं। मतलब हवाओं के अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा और वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करती हैं, अपने आप को नीचे छोड़ने की कोशिश करती हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, उससे बारिश होने लग जाता है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो किसके रूप में, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती हैं। यह वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़कृत कर देती है, यानी बाढ़ ले आती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा अकस्मात ही शुरू हो जाती है। मानसून के इस अकस्मात आरंभ को ही मानसून प्रस्फोटक बोलते हैं। यानी मानसून प्रस्फोटक का मतलब होता है कि अचानक से हवाएं जो होती हैं उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, वो हवाएं जो होती हैं भारी हो जाती हैं, और जब कोई भारी हवा होती है तो वो अपने आप को नीचे छोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, नीचे गिरने का प्रयास करती है। उसके अंदर की जो आर्द्रता होती है, तो आर्द्रता जब नीचे गिरेगी तो किसके रूप में गिरेगी दोस्तों, ठीक है, वो जो है बादल, मतलब फिर वो वर्षा के रूप में गिरेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर वर्षा के रूप में अगर अचानक कहीं गिरेंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा आएगी, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है भारतीय मानसून की विशेषता है। अगला दोस्तों, मानसून में विच्छेदन किसे कहते हैं। तो मानसून में विच्छेदन समझने का प्रयास कीजिए। मानसून में विच्छेदन का मतलब क्या होता है। मानसून में विच्छेदन जब पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हवाएं हैं, ठीक है, अब जो बादल बन चुका है, उनके अंदर मॉइस्चर आ चुका है, लेकिन 2 या 2 से अधिक हफ्ते से वो लोग बारिश ही नहीं कर रही हैं, तो वर्षा काल में सूक्ष्म दौर आ जाता है। इसे मानसून का क्या बोलते हैं, विच्छेदन कहते हैं। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि भैया बादल बने पड़े, माहौल बिल्कुल सेट है कि भाई बारिश शुरू होगी, बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है ना, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर सूखे का दौर शुरू हो जाता है। इस कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्या आ जाती है, कमी आने लग जाती है, और भारत में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने, ITCZ, क्या बोलते हैं दोस्तों, ITCZ क्षेत्र की स्थिति में क्या आने लग जाता है, परिवर्तन आने लग जाता है। उसके बाद में पश्चिमी तटीय भाग में शुष्क दौर क्या आने लग जाता है, शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपका राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर सूखा पड़ने लग जाता है। जब वाष्प से लदी हुई वायु राशि तट के समानांतर चलती है, पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से रोकती है और वर्षा नहीं होती है। अब एक और कारण आप लोगों को देखिए, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि राजस्थान के अंदर सूखा क्यों इतना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब जबकि हम लोगों ने बात की कि भैया दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है यहाँ से हवाएं आपका लेके आता है, ठीक है, यहाँ से लेके आता है, यहाँ से लेके आता है, यहाँ से लेके आता है, तो राजस्थान भी तो यहीं पर पड़ता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला अरावली पर्वत। क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला अरावली पर्वत। अब यहाँ पर इतना सारा रेगिस्तान है कि हवा जो होती है ना, यहाँ से आपका अरब सागर से हवाएं जो होती है नमी ग्रहण कर लेती है, फिर वो जब आगे बढ़ने लग जाती हैं
तो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ तक हवाएं पहुँचते पहुँचते अपना सारा जो नमी होता है ना दोस्तों, नमी नमी क्या कर देती है, वो नमी उनकी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? नमी खत्म हो जाती है। ठीक है, और नमी खत्म होने के बाद जो होती है बारिश कुछ ही इलाकों में हो पाती है। पहला कारण तो ये हो गया कि राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो पाती। दूसरा कारण ये है कि ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान के अंदर बारिश नहीं होती, कुछ इलाकों के अंदर बारिश होती है, वहाँ पर इसलिए हो पाती है क्योंकि वहाँ की जो हवाएं होती है उनके अंदर नमी बरकरार रहती है। लेकिन बाकी जो इलाका आपका है ना, ये थार मरुस्थल वाला, यहाँ पर बारिश इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि हवाएं जैसे ही यहाँ पर पहुँचती हैं इनकी सारी नमी खत्म हो जाती है। और दूसरा कारण है यहाँ पर अरावली पर्वत। क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये जो हवाएं है ना, अरावली पर्वत की बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे चली जाती हैं। अगर ये टकराएं, ठीक है, तो क्या हो? बारिश हो, लेकिन एक समानांतर बह के आगे चले जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो राजस्थान के अंदर और पश्चिमी भारत के अंदर क्या नहीं हो पाती? बारिश नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है गुजरात का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया, फिर आपका मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, फिर उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया जो है आपका जो है बारिश नहीं हो पाती यहाँ पर। ठीक है, तो ये कारण है। इसके बाद अगला हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ ठीक है, ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता, मतलब तापमान इतना ज़्यादा वहाँ पर होता है कि सारी जो मॉइस्चर होता है एयर का वो सब खत्म हो जाता है। तो जलवाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से क्या करता है? रोकता है, और वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों। ठीक है, ये कारण है। अगला हम लोग क्या बात करेंगे? अगला बात करेंगे जलवायु प्रदेश क्या होते हैं, कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से। कोपेन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोपेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोपेन ने जो भारत की जलवायु को अलग कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ सांकेतिक नाम दे रखे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल क्या है हमारे सामने कि भाई उत्तर पश्चिमी भारत में, ठीक है, रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो आपके पंजाब वाला इलाका हो गया, राजस्थान वाला इलाका हो गया, ठीक है, इसके बाद में फिर आपका हरियाणा वाला इलाका हो गया, तो ये क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी भारत है। तो यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं। रबी की फसल में प्रमुख फसल कौन सी होती है दोस्तों? तो आपकी गेहूं होती है। ठीक है, गेहूं जो होता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को पश्चिमी दिशा में आने वाले चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, सर्दियों के टाइम पे जो बारिश होती है, क्योंकि रबी की फसल को कब बोया जाता है? रबी को फसल को बोया जाता है आपका सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, हाँ, गेहूं को जो है सर्दियों के टाइम पे बोया जाता है। तो सर्दी के टाइम पर गेहूं को बोया जाएगा तो उसको पानी चाहिए होगा, तो सर्दी के टाइम पर बारिश होती है, और बारिश किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है सर्दी में। इन चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हाँ। अगला बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि संसार में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में क्यों होती है। क्या कारण है कि भारत का जो मेघालय वाला रीजन है, भारत का जो मेघालय वाला रीजन है, इसके अंदर संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे, ये देखिए मेघालय वाला रीजन है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर क्यों होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाई संसार के अंदर मेघालय मासिन राम वाले रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश के पीछे कारण समझते हो। तो देखिए, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा गंगा डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों की आकृति सी है। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवाएं चलती हैं दोस्तों। ठीक है, जो अपनी नमी को लेकर चलती हैं। ये देखिए बंगाल की खाड़ी आपका है, यहाँ से भी हवाएं जो होती है ऐसे चलती हैं। ठीक है, ऐसे चलती हैं हवाएं। ठीक है, तो कहाँ पर पहुँचती हैं? नॉर्थ ईस्ट पहुँचती हैं दोस्तों, उत्तरी पूर्वी जो भारत है, पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँचती हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में कहाँ गया, हाँ किधर है, हाँ, तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में, तो उसके बाद में क्या होता है कि जयंतिया, जिसमें वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इसमें भारी वर्षा होती है। ठीक है, वायु जब ऊपर उठेगी तो और उसके अंदर नमी आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्थित चेरापूंजी में 1102 सेंटीमीटर बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश इसे बोला जाता है, जो अभी तक की विश्व की सबसे अधिक मानी गई है। परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेसिन राम के स्थान पर कितनी बारिश हुई? उससे भी ज़्यादा 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो विश्व के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है, हाँ, तो ये कारण है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो है बंगाल की खाड़ी से जो है हवाएं जाती हैं। ठीक है, फिर वो क्या करती हैं भैया, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं उनकी वजह से जो है ऊपर उठने लग जाती हैं, और जैसे हवा अगर ऊपर उठेगी तो उसके अंदर और नमी आ जाती है, फिर वो अपना पानी जो है बिल्कुल तेजी से गिराने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से जो है बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो ये कारण हो गया भैया वहाँ पर बारिश होने का। अगला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो हम लोगों ने बात किया भैया कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मियों के अंदर आता है, जो जून के अंदर शुरू होता है, उसकी वजह से जो है तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, वो बारिश रहित हो जाता है, क्योंकि बारिश हो नहीं पाती है। ये हवाएं ऐसे करके जाती हैं। ठीक है, ये हवाएं ऐसे करके जाती हैं, बारिश करके जाती हैं, तो इसकी वजह से तमिलनाडु वाला एरिया है ना, ये बच जाता है।
तो तमिलनाडु वाले एरिया में कब बारिश होती है? तो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। किससे होती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून का जो समय आता है ना, जो सर्दियों के अंदर शुरू होता है, तो जो हवाएं यहाँ से आती हैं ऐसे करके, तब उसकी वजह से जो है तमिलनाडु के अंदर क्या होता है दोस्तों? बारिश होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु के अंदर जो है गर्मी में बारिश नहीं होती है, तमिलनाडु के अंदर सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, हाँ, कहाँ है? हाँ, ये रहा कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो देखिए, भारत का पूर्वी तट, विशेषतः तमिलनाडु तट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता है। मैंने क्या बताया कि आपको कि दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून होता है तो तमिलनाडु जो है बेचारा उससे पानी प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हवाएं बिल्कुल उसको ऊपर से चली जाती हैं। उसके बाद में तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से समानांतर और अरब सागर की धारा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि क्षेत्र का वो मतलब होता है जहां पर बारिश नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है उनको। ठीक है, हाँ, रेन शेडो एरिया बोला जाता है। इसलिए यहाँ उत्तर पूर्व से लौटते हुए मानसून की धारा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के प्रभावाधीन शीत ऋतु में यहाँ वर्षा करती है। अब देखिए, जब उत्तर पूर्वी मानसून की धारा आ रही होती है ना दोस्तों, यहाँ से आ रही होती है उत्तर पूर्वी, ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती हैं हवाएं। फिर ये आकर के जो है तमिलनाडु के अंदर क्या करती हैं? बारिश करती हैं, घनघोर बारिश करती हैं। तो कब करती हैं? सर्दियों के अंदर करती हैं। तो याद रखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, भारत के अंदर मानसून की दो हवाएं चलती हैं। एक चलती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो यहाँ से हवाएं चलती हैं। ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं, ये कब चलती हैं? आपकी जून के अंदर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और सबसे पहले कौन से राज्य के अंदर टच करती हैं? तो मालाबार तट किधर है? केरला के अंदर है। फिर दूसरा मानसून की हवाएं उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं, जो उत्तर पूर्व से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके जो है इस तरह से बारिश करती हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो ये है भारत के अंदर दो हवाएं जो हैं बारिश करती हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को डिस्कस करना है कि भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ किस तरह से है दोस्तों। तो देखिए, जुए का मतलब क्या होता है कि भैया जुआ जब हम लोग खेलते हैं तो उसके अंदर किस्मत होता है। अगर आपकी किस्मत चमक गई तो आप जीत सकते हो, अगर आपकी किस्मत खराब है तो फिर आप हार भी जाओगे। इसी तरह से जो है भारतीय किसानों के लिए मानसून यानी कि अच्छा मानसून यानी कि अच्छी बारिश जो है उनके लिए जुआ है। अगर अच्छी बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, खेती अच्छी हो जाएगी, उनको प्रॉफिट होगा। अगर फसल खराब, मतलब मान लीजिए कि बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया या फिर अत्यधिक बारिश पड़ गई, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सब कुछ बुरा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए भारतीय मानसून को क्या बोला गया है? किसानों के लिए जुआ बोला गया। तो देखिए, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर क्या है? बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि की फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं। कृषि उपज की सफलता अथवा उसकी विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य या नहीं। अगर सामान्य की तो अच्छी फसल होगी, अगर सामान्य से ज़्यादा ही बारिश कर दी तो बाढ़ आ जाएगी, और सामान्य से बिल्कुल ही कम कर दी तो सूखा पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में भारत की 64% जनसंख्या अपनी रोजी रोजगार के लिए, ठीक है, पेट भरने के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, वर्षा की उच्च परिवर्तित कारण देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति को लेकर आ रहा है, अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बनता जा रहा है। आप लोग देखते हैं कि एक ही समय में भारत के किसी हिस्से के अंदर जो है सूखा पड़ जा रहा है। जैसे भी केरला के अंदर जो वायनाड वाला क्षेत्र है वहां पर कितना भारी भारी जो है आपका वो आया, बाढ़ आ गया दोस्तों, है ना। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए कि अच्छा मानसून रहा तो किसानों को बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे किसान हैं, बहुत ज़्यादा किसान हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वो बारिश के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर वर्षा जो है टाइम पे ना हो, ठीक है, और ठीक तरीके से ना हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मानसून का अचानक आना देश के व्यापक क्षेत्र में मिट्टी की क्या कर देता है? अपर्दन की समस्या को भी उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए कि कहीं पर खूब बारिश हो रही है तो उससे क्या हो जाता है कि मिट्टी कटने लग जाती है दोस्तों, मिट्टी का भी क्या होने लग जाता है? अपर्दन होने लग जाता है। तो इसलिए जो है, इसलिए जो बारिश को भारतीय किसानों के लिए क्या बोला गया दोस्तों? जुआ बोला गया है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो भारतीय किसानों को भारत की जो मानसून है उसके लिए क्या बोला गया? जुआ बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे भाई भारत में वर्षा पर्वतीकृत है, वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। तो हम लोगों को पता है भैया, भारत को जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंदर डिवाइड किया गया। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट क्यों बोला जाता है? क्योंकि समुद्र वाला इलाका है, तो यहाँ पर जो तट घाट होते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका सरकार तट आता है, कोरोमंडल तट आता है। और पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से तट आते हैं? तो आपका मालाबार तट आता है, कोंकण तट आता है। ठीक है, ये तमाम आता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हाँ,
तो क्या था दोस्तों कि अरब सागर की मानसून पवनें पश्चिमी घाट से टकरा करके जो पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 सेंटीमीटर से भी क्या करती हैं, अधिक बारिश करती हैं। फिर उसके बाद में पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में कम वर्षा। पश्चिमी घाट के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये नीचे उतरती है, फलस्वरूप इसका तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। इससे उससे दक्षिण पठार के जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा होती है। मेघालय के अंदर बारिश का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की पर्वत बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। गारो, खासी, जयंतिया पर्वतों की वजह से जो है हवाएं उनसे टकरा करके बारिश करती हैं। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी, जिससे कारण यहाँ पर क्या होती है, भारी वर्षा होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई मेघालय के अंदर इतनी बारिश क्यों होती है, तो बता दीजिएगा कि भाई वहाँ पर जो है 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। जब हवाएं चलती हैं तो इनसे टकराती हैं दोस्तों। हवाएं टकरा करके जो है जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अरावली की वजह से जो है राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो पाती। तो देखिए, अरब सागर की मानसून पवने की तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर न आने के कारण ये पूरा राजस्थान में वर्षा ही नहीं कर पाती है दोस्तों, ठीक है। अगर उसके सामने आ जाए, अगर हवाएं जो है पहाड़ों से टकराएंगी तभी तो बारिश करेंगी ना। लेकिन ये क्या है कि ये मान लीजिए कि आपकी अरावली है, तो हवाएं जो होती हैं, जो आपकी हवाएं हैं ना, वो बिल्कुल इसके समानांतर ऐसे ऐसे चलने लग जाती हैं, समानांतर चलने लग जाती हैं, ठीक है। अगर अरावली इस तरह से होता तो हवाएं जो होती हैं ऐसे चलती, फिर क्या करती, टकराती इनसे, फिर क्या करती, बारिश करती दोस्तों, ठीक है। तो ये कारण है कि राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो पाता, क्योंकि अरावली वजह से जो है हवाएं समानांतर नहीं आ पाती हैं। उसके बाद में दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। ये हिमालय पर्वत की ऊंची सीढ़ियों को पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। जो ही पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों नमी कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पश्चिम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, ये देखिए पश्चिम में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पश्चिम में रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठीक है। तो हवाएं जैसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर जाएंगी तो अपना सारा जो नमी होगा वो क्या कर देंगे, खो देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये रीज़न है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हम लोग समझते हैं उसके बाद में एक टॉपिक आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई उदाहरण देकर समझाइए कि भारत की जो जलवायु है, भारत की स्थिति तथा उच्चावच से कैसे प्रभावित है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात तो भैया अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की वजह से जो है भारत के अंदर जो जलवायु प्रभावित करती है। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच पड़ता है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पर्वत श्रेणी की भी वजह से जो है दोस्तों ये बहुत प्रभावित रहता है। तो जिसके अंदर हम लोग को बात करना है भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्पन्न ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसून पवनों को क्या करती है दोस्तों, रोक करके जो है, यही जो आपका है इसको रोक करके जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु क्या रहती है, समताकारी स्वरूप बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसून पवनों को रोक करके वर्षा करने में सहायक होती है, ठीक है। तो हम लोग को पता है पर्वतों से भी हवाएं टकरा करके बारिश करती हैं, तो भारत के अंदर कई सारे पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग को बात करना है कि जल एवं स्थल के वितरण को भी जो हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल एवं स्थल के वितरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग बंगाल की खाड़ी से एवं अरब सागर से घिरा होना वहाँ की जलवायु में तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी हवाओं को आर्द्रता से युक्त करने में भी सहायक करता है। जो दक्षिणी पूर्वी हवाएं होती है ना दोस्तों, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नमी देने का काम आपकी बंगाल की खाड़ी करती है, ठीक है। इसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कौन नमी देता है, तो आपका अरब सागर देता है। भारत का उत्तरी भाग स्थलबद्ध है, इसलिए यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक एवं सर्दियों के टाइम में बहुत कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई उच्चावच की जलवायु को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये तमाम कारण है जिसके अंदर आपका अक्षांशीय लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में जल वाटर का क्या क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं भारत के जलवायु पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है।
भारत जो है दोस्तों बहुत संपन्न है एक तरह से देखा जाए, इसलिए यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी पाई जाती है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपके वर्षा वाली जलवायु भी पाई जाएगी, ठीक है, आपका जो है विंटर वाली जलवायु, बर्फ भी पाई जाएगी, यहाँ पर रेगिस्तान भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आपका अरब सागर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका अरब सागर हो गया, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। फिर आपका हिमालय पर्वत यहाँ से हो गया, उसके अंदर रेगिस्तान भी होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है। फिर यहाँ पर पूरे उत्तर पूर्वी भारत के अंदर कितने सारे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, भारत जो है बहुत संपन्न देश माना जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे कि भारत के अंदर कि भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि भाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है किस तरह से आता है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में मई जून में तापमान क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिसको हम लोग गर्मी बोलते हैं। जिसके कारण यहाँ क्या होता है, निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। निम्न वायुदाब की दशाएं हिंद महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है। जब भारत के अंदर गर्मी पड़ने लग जाती है तो जो व्यापारिक पवनें होती है ना, ट्रेड विंड नॉर्थ के अंदर चल रही होती हैं, वो क्या करती हैं, हिंद महासागर बहुत प्रभावित करती हैं, ठीक है। क्योंकि हवाएं क्या करती हैं, पवनें जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करने लग जाती है, बहने लग जाती हैं। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो है उच्च दाब से निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं कि ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण पूर्व दिशा से बहती हैं, किंतु भूमध्य रेखा पार करते समय कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा पश्चिम हो जाती है, ठीक है। हम लोग को पता कोरियोलिस बल भी है दोस्तों, ठीक है। भूमध्य रेखा महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण ये क्या कर लेती है, आर्द्र हो जाती हैं। अब ठीक है, अब ये देखिए, हम लोग को पता है कि भैया उत्तर जो है यहाँ पर व्यापारिक पवनें इस तरह से चलती हैं। तो ये जो है आपका अरब सागर से इन्होंने नमी ले ली, अरब सागर से इन्होंने इस तरह से नमी ले ली दोस्तों। अब ये नमी लेकर के फिर जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ने लग जाती हैं। फिर ये लोग इस एरिया के अंदर क्या करती हैं, बारिश करती हैं दोस्तों। कौन, व्यापारिक पवनें, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में भारत में प्रवेश के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। इस कौन कौन सी भागों के अंदर, एक को बोला जाता है आपका, एक को अरब सागर शाखा की, ठीक है, और दूसरा बोला जाता है आपकी बंगाल की खाड़ी। एक तो जो है आपकी अरब सागर से जिसने आपकी हवा ले ली, मतलब नमी ले ली। दूसरी वाली जो है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो है प्रवेश करती है। इसलिए जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप लोग अच्छी तरह से, आप लोग इसके अंदर देखिए, आप लोग इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। ये देखिए किस तरह से जो है, ये देखिए, ये आपकी व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। एक जो है अरब सागर से लिया, आगे बढ़ने लगे दोस्तों, और एक जो है इस तरह से हिंद महासागर से, हिंद महासागर से आगे बढ़ते बंगाल की खाड़ी से हवा लेकर के ऐसे चलती है। अभी देखिए तमिलनाडु वाला एरिया छूट गया, यहाँ पर तो कोई हवा ही नहीं, यहाँ पर कोई एरो ही नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये कारण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का क्या प्रोसेस है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं ये आपका कोपेन के द्वारा। कोपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु को कई सारे उसमें बांटा गया, कैटेगरी के अंदर। तो इसमें जो है आपको जो है शब्दों को समझना है कि भाई कौन सा शब्द कौन सी चीज़ों को दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है AMW, जिसको बोलते हैं लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। याद रखिएगा AMW कौन सा क्षेत्र है, तो इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ है। जो पश्चिमी तट है ना आपका, वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी तट कौन सा दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका पूर्वी तट हो गया और ये आपका पश्चिमी तट हो गया। तो AMW का मतलब पश्चिमी तटीय में ऐसी जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद में AS आता है। क्या आता है दोस्तों, AS किसको दिखाता है, तो इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, कोरोमंडल तट पे पाई जाती है, यानी कि तमिलनाडु के ऊपर पाई जाती है। तो AS क्या हो गया दोस्तों, AS आपका तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में AW, क्या दोस्तों, AW किसको दिखाता है, तो AW तटवर्ती प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ASW वाली, ठीक है। हाँ, जिसको बोलते हैं सवाना प्रकार की जलवायु, यहाँ पर सालों साल बारिश ही होती रहती है। उसके बाद में आता है आपका BSHW। BSHW का मतलब क्या होता है, स्टेपी और अर्धशुष्क, यानी कि ऐसा इलाका जो थोड़ा सा सूखा रहता है और बारिश हो जाती है। तो प्रायद्वीपीय के अंदर भाग में गुजरात वाला, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को क्या बोलते हैं, BSHW, ठीक है। हाँ, तो ये जो है BSW क्लाइमेट जोन के अंदर आते हैं। अगला क्या है आपके सामने, BWHW, इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय प्रकार के जलवायु, जहाँ पर जो है सालों साल जो है
बहुत कम सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसके अंदर इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जहाँ पर जो है मरुस्थलीय डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, BWHW। उसके बाद में आपके सामने है दोस्तों शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, CWG, जिसको इसका मतलब क्या है, भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग में यहाँ जलवायु पाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो CWG याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में आता है आपके आगे DFC का मतलब क्या होता है, ठंडी, ठीक है, और शीत ऋतु वाला प्रदेश। तो इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, जलवायु पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र आपका है ना, ये आपका 7 बहनों वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है ये वाला जलवायु पाया जाता है। ठीक है, कौन सा वाला जलवायु पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर आपका पाया जाता है DFC। फिर उसके बाद में आता है ई को कोपेन ने क्या बोला है, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसके अंदर कश्मीर आता है। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला, यहाँ पर खूब सारी बर्फबारी होती है, खूब सारे आपके ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं, ये वाला एरिया जो है, तो ये किसके अंदर आता है, ई के अंदर आता है। तो इस तरह से जो है कोपेन ने जो है भारत को कई सारे जलवायु प्रदेशों के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जिसका नाम था जलवायु, क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने समझा, कई सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने, ITCZ डिस्कस किया, जेट स्ट्रीम डिस्कस किया, उसके बाद में हम लोगों ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेहतर तरीके से डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आप लोग को चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मेरा इनिशिएटिव है इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़